बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। 1 महीने का वक्त बंगाल में दिया गया है। 5 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक एसआईआर के फॉर्म यहां जमा होंगे। एसआईआर की प्रक्रिया यहां पर चलेगी। चुनाव आयोग का ऐसा दावा है कि जितने फॉर्म्स बांटे गए थे उनमें से 10 लाख फॉर्म्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ज़्यादातर फॉर्म्स जो है वो चुनाव आयोग के पास पहुंच चुके हैं। मतलब चुनाव आयोग ने साफ संदेश ये दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन जो बंगाल में असल समस्या है वो समस्या है बॉर्डर से सटे जो 10 जिले हैं। मतलब बंगाल में बांग्लादेश सीमा से जो 10 जिले सटे हैं, जिसमें उत्तर 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना है, इस तरीके के जो 9 जिले हैं, उनमें जनसंख्या की वृद्धि किसी जिले में 104-105% तक हुई है। मतलब जस्ट डबल हो गई है पिछले 25 सालों में। या फिर किसी में 70%, किसी में 60%, किसी में 50% की वृद्धि देखने को मिली है। जबकि कलकत्ता जैसे शहर में, कलकत्ता बंगाल की राजधानी, उसकी अगर बात करें तो वहाँ महज जो वोटर्स बढ़े हैं वो 4 से 5% वोटर्स बढ़े हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि अवैध तरीके से घुसपैठिए बंगाल में आए और वो बंगाल में उन्हीं जिलों में बसकर रह गए जो जिले बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं। क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उद्योग तो वहाँ लगा हुआ नहीं है, या फिर वहाँ का लाइफस्टाइल तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो गया है कि लोग बाग जो बांग्लादेश से आ रहे हैं वो वहीं पर रह जा रहे हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण है अवैध घुसपैठ। ये साफ तौर पर साफ हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे एसआईआर आगे बढ़ रही है, चल रही है, वैसे वैसे बहुत सारे जो खुलासे हैं, बहुत सारी जो हेरा फेरी बंगाल में वोटर लिस्ट के साथ हुई है वो उजागर हो रही है, सामने आ रही है। बंगाल में जो बीएलओज काम कर रहे हैं उन बीएलओज ने एक शिकायत चुनाव आयोग को भेजी है, जिसमें जो खुलासे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति 10-10 इंसानों का बाप बन चुका है। पिछली बार जो एसआईआर 2002 में हुआ था, उस वोटर लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम नहीं है वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपना बाप बनाकर कागजात जमा करवा दे रहा है जिसका नाम उस वोटर लिस्ट में 2002 में जो एसआईआर हुआ था उसमें था। इस तरीके की समस्याएं फिलहाल सामने आ रही हैं, और इस तरीके की समस्याएं अगर सामने आती रही तब जो एसआईआर का मतलब है वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना, वो होता हुआ नहीं दिखेगा अगर इस तरीके की हेराफेरी और गड़बड़ियां वहां चलती रही। बीएलओज ने शिकायती पत्र चुनाव आयोग को दिया है उसमें लिखा है कई लोग वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए ऐसे दस्तावेज जमा कर रहे हैं जिनसे वो अनजान लोगों को अपने पिता या परिवार के सदस्य साबित कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस प्रक्रिया में ही एक व्यक्ति को 10-10 लोगों का पिता दिखाया जा रहा है। ये सीधा चुनावी हेरफेर का मामला है और इससे भविष्य में वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर गहरा खतरा पैदा हो सकता है। इस मामले को लेकर बीएलओ एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक विस्तृत पत्र भेजा है जिसमें पूरी रिपोर्ट दी गई है। पत्र में आगे बताया गया कि खासतौर से बॉर्डर के जिलों में ये गड़बड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जिन लोगों का 2002 के रिकॉर्ड से कोई संबंध नहीं है वो किसी ऐसे वरिष्ठ नागरिक के दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से सूची में मौजूद है, जिसे समान सरनेम और रिकॉर्ड नंबर के आधार पर खुद को उनका बेटा या रिश्तेदार दिखाकर लिंकिंग करा ली जा रही है। इस तरह एक व्यक्ति के नाम के साथ 10 तक लोगों को उसका बेटा बनाया जा रहा है, जिससे पहचान सत्यापन पूरी तरह संदेह के घेरे में आ जाता है। हालांकि इस पत्र के मिलने के बाद चुनाव आयोग का कहना है कि वो इस मामले को एआई की मदद से जांचेगा, लेकिन मंडल का कहना है कि असली समस्या सिर्फ सिस्टम की नहीं, डराने धमकाने की भी है। उनके मुताबिक कई बीएलओ को काम के दौरान धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और इस कारण वो शिकायतें दर्ज कराने से भी कतरा रहे हैं। ममता बनर्जी के गुंडों का किस तरीके से जो तांडव है बंगाल में वो देखने को मिलता है, इस बारे में शायद कहना मतलब इस बारे में बताना शायद कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां किसी को अपना मकान भी बनाना पड़ता है तो टीएमसी के गुंडों को जितना रकम लगाकर वो मकान बना रहा है उस रकम का कुछ फीसदी हिस्सा कटमनी के तौर पर दिया जाता है, देना पड़ता है, तभी जाकर वो अपना मकान बना सकता है। कोई व्यापार भी अगर कर रहा है तो भी उसे टीएमसी के गुंडों को कटमनी देनी पड़ती है। यही वजह है कि लगातार व्यापारी बंगाल से भाग रहे हैं। अपना काम धंधा समेट कर बंगाल के बाहर जाकर वो लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं। एक वक्त था जब
अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था कोलकाता में। लेकिन आज़ादी के बाद से जिस तरीके से बंगाल में पहले वामपंथियों का शासन रहा और अब 13-14 साल से ममता दीदी का शासन है, वहाँ व्यापारियों को सुरक्षा नहीं मिलती है। जब व्यापारियों को सुरक्षा नहीं मिलती है तो एक बीएलओ की जान की भला वहाँ क्या कीमत है। और जिस तरीके से ममता दीदी ने बीएलओ की आत्महत्या की, बीएलओ के ऊपर काम बहुत ज़्यादा होता है उसका आरोप लगाया, तो उसकी सच्चाई भी जान लीजिए। एक बीएलओ को लगभग 1000 से 1200-1300 लोगों की का सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक दिन में तकरीबन 8 घंटे हर कोई काम करता है। ऐसे में अगर 1000 से 1000 या फिर 1200 परिवारों तक बीएलओ को पहुंचना है तो 250 से 300 परिवार, मतलब 1000 या 1200 आदमी कितने मतलब 250 से 300 परिवारों तक एक बीएलओ को पहुंचना होगा, बीएलओ को, और 1 महीने का वक्त है। मतलब अगर देखें तो 9 से 10 परिवारों को ही एक बीएलओ को एक दिन में मिलना है। और एक बीएलओ को ऐसा नहीं है कि फ़िलहाल एक परिवार से एक ज़िले में मिलना है और दूसरे परिवार से दूसरे ज़िले में जाकर मिलना है, सब परिवार आसपास ही होते हैं। मतलब एक बीएलओ अगर एक दिन में एक मोहल्ला भी कवर कर लेता है, मतलब ऐसा लगा लीजिए कि एक बीएलओ को एक महीने में लगभग आधा गांव या फिर एक गांव कवर करना है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है। ऐसे में असल सच्चाई ये है कि इन बीएलओज़ को डराया धमकाया जा रहा है टीएमसी के गुंडों के द्वारा। ये रिपोर्ट है जो फिलहाल बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। तो ममता दीदी ने जो आरोप लगाया उसकी भी धज्जियां खुद बीएलओ ने उड़ा दी हैं। और ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं, टीएमसी के जो गुंडे हैं, वो अपना वर्चस्व वहां पर रखते हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। बाकी फिलहाल एसआईआर की जो प्रक्रिया बंगाल में चल रही है उसमें भी लगातार हेराफेरी की बात कही जा रही है। जिसके बाद ये जो पत्र लिखा गया है बीएलओज़ के द्वारा, इसमें आगे लिखा गया है कि एसआईआर के दौरान बीएलओ लगातार भारी दबाव में काम कर रहे हैं। बीएलओ ऐप में एडिट ऑप्शन हटाए जाने के कारण सुधार करना मुश्किल हो गया है। सर्वर दिन भर बेहद धीमा रहता है और सिर्फ आधी रात के बाद तेज़ होता है, जिससे कर्मचारियों पर दबाव थोड़ा सा बढ़ रहा है। और आयोग का ये कहना है कि इस समस्याओं को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बाकी ये भी कहा गया है कि अगर फर्जी लिंकिंग और तकनीकी गड़बड़ियों को नहीं रोका गया तो आने वाले चुनावों की पारदर्शिता पर बड़ा असर पड़ सकता है। संगठन का कहना है कि एसआईआर एक संवेदनशील प्रक्रिया है और इसके दौरान सिस्टम तथा मैदान दोनों स्तर पर ज़्यादा जवाबदेही ज़रूरी है। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और निर्देशों का इंतज़ार अब पूरे राज्य के बीएलओ कर रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया अब चुनाव आयोग की तरफ से दी जाती है। तो कुछ समस्याएं हैं वेबसाइट को लेकर, जिस तरीके से वेबसाइट का सर्वर धीमा चल रहा है। बाकी सबसे बड़ी समस्या है कि बीएलओ के ऊपर बंगाल में दबाव बनाया जा रहा है। फर्जी नाम एसआईआर में भी उन लोगों से, उन बीएलओ से जुड़वाए जा रहे हैं। कौन इन नामों को जुड़वा रहा है इस बारे में शायद बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ममता दीदी की वहाँ सरकार है और ममता दीदी के पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से बंगाल को अपने आगोश में लिए हुए हैं वो मतलब एक नई बात नहीं है। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या सख्त प्रतिक्रिया देता है, किस तरीके से बीएलओ की समस्याओं का समाधान करता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।